हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल इन स्टडी फॉर यू। और आज हम पढ़ने वाले हैं फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट कि फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट जो है होता क्या है। तो यहाँ पर एक सिंपल सी छोटी सी डेफिनेशन याद रखो। फोटो मीन्स होता है क्या, लाइट होता है, लाइट। और यहाँ पर होता क्या है, जो लाइट दैट मीन्स फोटो की वजह से एक मेटल सरफेस में से इलेक्ट्रॉन बाहर निकलने शुरू हो जाते हैं, उसे कहते हैं फोटो इलेक्ट्रॉन। और इस पूरे और ऑल ओवर प्रोसेस को कहते हैं फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट। इसको एक डायग्राम के थ्रू समझते हैं। ये क्या है, आपका एक मेटल है। ये क्या है, एक मेटल है। इस मेटल सरफेस के ऊपर क्या होता है, फोटोन फॉल होते हैं। फोटोन में जो हाई फ्रिक्वेंसी इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव हैं वो फॉल होती हैं कहाँ पर, मेटल के सरफेस के ऊपर। और जब ये सरफेस पे फॉल होती हैं तो यहाँ से क्या हो जाता है, इलेक्ट्रॉन जो है बाहर निकलने स्टार्ट हो जाते हैं। तो जो ये इलेक्ट्रॉन बाहर निकलता है, जो ये आई है, ये क्या है, फोटो, ठीक है। और जो ये बाहर निकले ये क्या है, इलेक्ट्रॉन है। दैट मीन्स फोटो की वजह से जो इलेक्ट्रॉन निकले हैं उसे कहेंगे फोटो इलेक्ट्रॉन। और इस पूरे ऑल ओवर प्रोसेस को कहते हैं फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट, ठीक है। और जो यहाँ पर ये जो लाइट है, इसमें जो है ये इसकी एनर्जी कितनी है, एच वी है यहाँ पर फ्रिक्वेंसी। दैट मीन्स जो इसकी फ्रिक्वेंसी है, जितनी ज़्यादा इसकी फ्रिक्वेंसी होगी ना उतनी ही ज़्यादा इसकी एनर्जी भी होगी। क्लियर। तो मैक्स प्लांक ने यहाँ पर एक जो है क्या दिया था, एक इक्वेशन दी थी। वो इक्वेशन है कि E इज इक्वल टू एच बी, ठीक है। E यहाँ पर एनर्जी है, H है प्लांक कांस्टेंट और V क्या है, फ्रिक्वेंसी है। तो जितनी ज़्यादा एनर्जी होगी उतनी ही ज़्यादा फ्रिक्वेंसी होगी। फ्रिक्वेंसी कम होगी तो एनर्जी भी कम हो जाएगी, ठीक है। यही हमारा क्या है, फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट है। इस इक्वेशन को, इसको डिस्क्राइब करने के लिए मैंने आपको मैक्स प्लांक का बताया, ठीक है। देन इसके बाद हम बात करते हैं क्या, ड्यूअल नेचर ऑफ मैटर, कि मैटर किस तरीके से ड्यूअल नेचर शो करता है। ड्यूअल का मतलब आपसे नाम से ही लग रहा होगा कि दो जैसा, ठीक है। ड्यूअल मतलब होता है डबल, ठीक है। और नेचर मतलब नेचर या फिर बिहेवियर आप यहाँ पे कह सकते हैं। और मैटर क्या होता है, व्हाट इज मैटर, आपने फर्स्ट वीडियो में देखा था कि व्हाट इज मैटर। मैटर हमारा क्या होता है, एनीथिंग विच कंटेनिंग मास एंड ऑक्युपाइड स्पेस आर कॉल्ड मैटर। जिनका खुद का मास होता है और वो जगह घेर से हम कहते हैं क्या, मैटर कहते हैं। अब यहाँ पर बात आ गई ड्यूअल नेचर की। तो जो हमारे मैटर होते हैं, जो हमारे क्या होते हैं, मैटर होते हैं, वो दो टाइप से शो करते हैं। दो टाइप से क्या शो करते हैं कि वो एक तो पार्टिकल जैसे बिहेव करते हैं कि वो क्या है, पार्टिकल हैं, ठीक है। और दूसरा वो बिहेव करते हैं कि वो क्या है, वो वेव्स हैं, ठीक है। तो ये दो तरीके से अपनी कंडीशंस को शो करते हैं, खुद को शो करते हैं। इसी वजह से हम इसको कह देते हैं कि ड्यूअल नेचर ऑफ मैटर या फिर ड्यूअल बिहेवियर ऑफ मैटर। ये चीज़ें क्लियर है। अगर आ जाए कि व्हाट इज ड्यूअल नेचर ऑफ मैटर, दैट मीन्स जो मैटर हैं वो पार्टिकल्स एज वेल एज वेव दोनों टाइप से बिहेव करते हैं। इसी वजह से हम इसको क्या कह देते हैं, ड्यूअल नेचर ऑफ मैटर कह देते हैं, ठीक है। देन इसके बाद हम बात कर लेते हैं हिंसनबर्ग अनसर्टेनिटी प्रिंसिपल के बारे में। ये प्रिंसिपल क्या कहता है, ठीक है। तो ये प्रिंसिपल मेनली ये कहता है कि अब किसी भी एक पार्टिकल की, और वो पार्टिकल कौन सा होगा, वो पार्टिकल होगा माइक्रोस्कोपिक पार्टिकल। दैट मीन्स बहुत छोटा पार्टिकल जिसको आप अपनी आंखों से नहीं देख सकते हैं, ठीक है। क्या होगा, माइक्रोस्कोपिक। माइक्रोस्कोपिक पार्टिकल होगा जिसको आप अपनी आंखों से नहीं देख पाएंगे। तो उस पार्टिकल की क्या, स्पीड। स्पीड मतलब क्या है, वेलोसिटी। क्या है, वेलोसिटी। और उसकी पोजीशन को आप ना एक साथ मेज़र नहीं कर सकते। ये किसने कहा, हिंसनबर्ग अनसर्टेनिटी प्रिंसिपल ने, कि किसी भी माइक्रोस्कोपिक पार्टिकल की स्पीड दैट मीन्स वेलोसिटी और पोजीशन को हम एक साथ मेज़र नहीं कर सकते। इसी को ही हम कहते हैं हिंसनबर्ग अनसर्टेनिटी प्रिंसिपल। और इन्होंने जो अपना ये प्रिंसिपल है वो कब दिया था, इन्होंने दिया था 1927 में अपना ये प्रिंसिपल। इतनी चीज़ें क्लियर है। देन इसके बाद इन्होंने इसके लिए एक इक्वेशन दी
कि उस इक्वेशन के थ्रू हम ये चीज़ें क्या है फाइंड आउट कर सकते हैं। वो इक्वेशन क्या थी, डेल एक्स मल्टीप्लाई में डेल पी एक्स लेस देन इक्वल टू एच 4 पाई। अब व्हाट इज यहाँ पर जो नंबर्स हैं इनका मतलब क्या है, एक्स है यहाँ पर क्या, पोजीशन है, ठीक है, पोजीशन है, और जो p है यहाँ पर क्या है, मोमेंटम है, और जो h है वो क्या है, प्लांक कांस्टेंट है, 4 पाई, आप समझ ही गए हैं, ठीक है। तो ये जो है इनकी क्या थी, इक्वेशन थी। कई बार ये आ जाता है कि हिंसनबर्ग की इक्वेशन क्या थी, ठीक है। अब मैं इसको एक बार और डिस्क्राइब कर देती हूँ कि हिंसनबर्ग ने एक रिलेशन दिया था कि दैट मीन्स एक इक्वेशन दी थी कि जो वेलोसिटी है और पोजीशन है हम किसी ऑब्जेक्ट की एक साथ मेज़र नहीं कर सकते। अगर हमें उस ऑब्जेक्ट की वेलोसिटी मेज़र करनी है तो हमें उसको कंटिन्यूस मूव करने देना होगा, और अगर हमें उसकी पोजीशन मेज़र करनी है तो हमें उसको स्टॉप करना पड़ेगा। तो हम दोनों चीज़ें एक साथ मेज़र नहीं कर सकते, ठीक है। देन इसके बाद हमारे आ जाते हैं कौन, श्रोडिंगर वेव इक्वेशन, ठीक है। तो जो श्रोडिंगर वेव इक्वेशन थी वो क्या थी, श्रोडिंगर वेव इक्वेशन है, उन्होंने अपनी एक इक्वेशन दी। उन्होंने अपनी इक्वेशन में ये बताया कि हम किसी भी इलेक्ट्रॉन की जो है प्रोबेबिलिटी को मेज़र कर सकते हैं कि इलेक्ट्रॉन कहाँ पर है, या उसकी क्या प्रोबेबिलिटी हो सकती है कि वो इलेक्ट्रॉन वहाँ पर प्रेजेंट होगा। तो उन्होंने इसके लिए अपनी एक क्या दी, एक इक्वेशन दी, ठीक है। वो इक्वेशन क्या थी, डेल स्क्वायर साई अपॉन डेल एक्स स्क्वायर। ये 3 डायमेंशनल स्पेस में जो है उसको फाइंड करने के लिए है, डेल स्क्वायर साई अपॉन डेल वाई स्क्वायर प्लस डेल स्क्वायर साई अपॉन डेल जेड स्क्वायर इक्वल प्लस में 8 पाई स्क्वायर एम अपॉन में एच स्क्वायर, और जो ब्रैकेट में है वो क्या है, ई माइनस वी साई अपॉन में एच स्क्वायर, ये तो हो गया, और इक्वल टू किसके होते हैं, 0 के। इस इक्वेशन को लर्न करने का कोई अदर मेथड नहीं है, इजी, आपको ये लर्न ही करना पड़ेगा। तो जो श्रोडिंगर ने मेनली कहा था, क्या कहा था कि इनकी जो इक्वेशन थी ना, मेनली इलेक्ट्रॉन की मैक्सिमम प्रोबेबिलिटी क्या है फाइंडिंग की, फाइंडिंग द इलेक्ट्रॉन ऑफ मैक्सिमम प्रोबेबिलिटी क्या होगी किसी भी ऑर्बिट के अंदर, ठीक है। देखो अभी तक जितने भी साइंटिस्ट आए उन्होंने क्या बताया कि जो हमारा इलेक्ट्रॉन है वो ना एक सर्कुलर वे में मूव करता है, किसके चारों तरफ, एक न्यूक्लियस होता है उसके चारों तरफ हमारा एक इलेक्ट्रॉन रिवॉल्व करता है, पर उन्होंने ये नहीं बोला कि वो क्या है, एक कंटिन्यूस वे में वो रिवॉल्व करता रहता है, पर इन्होंने कहा कि एक किसी ऑर्बिट में जो इलेक्ट्रॉन रिमूव करता है, ऑर्बिटल्स में जब इलेक्ट्रॉन रिवॉल्व करता है तो उसे हम कहते हैं क्या, ऑर्बिटल्स। ऑर्बिटल में जब हमारा इलेक्ट्रॉन रिवॉल्व करता है या उसकी फाइंडिंग की जो प्रोबेबिलिटी होती है। और व्हाट इज़ ऑर्बिटल, ऑर्बिटल हमारा एक 3D स्पेस होता है। 3D क्या होता है, स्पेस होता है जहाँ पर इलेक्ट्रॉन फाइंडिंग की प्रोबेबिलिटी सबसे ज़्यादा होती है, ठीक है। तो इसे हम कहते हैं ऑर्बिटल। अच्छा एक चीज़ और, ऑर्बिटल और ऑर्बिट दोनों अलग अलग चीज़ें हैं, ठीक है। देन इसके बाद हम जो है यहाँ पर बात कर लेते हैं किसकी, 4 क्वांटम नंबर्स की, कि जो 4 क्वांटम नंबर्स हैं वो होते क्या हैं, ठीक है। तो चलिए डिस्कस कर लेते हैं कि व्हाट इज़ जो हमारे क्वांटम नंबर्स हैं वो क्या होते हैं। ये 4 नंबर्स होते हैं एक तरीके से, जो आइडेंटिफाई करने में हेल्प करते हैं कि हमारा इलेक्ट्रॉन कौन से ऑर्बिटल में होगा या फिर किस जगह पर होगा। ये मेनली एक आइडेंटिफिकेशन के लिए है। जैसे कि आपने देखा होगा आपके पास क्या होता है, एक आधार कार्ड होता है, ठीक है, जिससे आप ये प्रूफ कर सकते हैं कि आप कहाँ के हैं। एक रेजिडेंस होता है जिसके थ्रू आप प्रूव कर सकते हैं, ये आपकी आइडेंटिटी होती है ना, जो आपको शो करती है। वैसे ही इलेक्ट्रॉन की आइडेंटिटीज़ के लिए ना क्या होता है, क्वांटम नंबर्स होते हैं, जिनके थ्रू हम पता लगा सकते हैं कि उनकी जो है क्या मतलब क्या उनकी आइडेंटिटी है, ठीक है। तो इसको ज़रा देखते हैं कि होता क्या है।
इसके जो है 4 नंबर्स होते हैं। ये क्या होते हैं? 4 नंबर्स होते हैं। और ये नंबर्स कौन कौन से होते हैं? N, L, M, S। ठीक है, ये हमारे 4 नंबर्स होते हैं। N होता है यहाँ पर क्या? प्रिंसिपल क्वांटम नंबर। क्या होता है? प्रिंसिपल क्वांटम नंबर। धीरे धीरे चीज़ों को डिस्क्राइब करते हैं। प्रिंसिपल क्वांटम नंबर। L होता है एजीमुथल क्वांटम नंबर। ठीक है, एजीमुथल क्वांटम नंबर। और जो आपका M होता है वो होता है मैग्नेटिक क्वांटम नंबर, मैग्नेटिक क्वांटम नंबर। और S होता है स्पिन क्वांटम नंबर। ठीक है, ये हो गए आपके क्या? 4 क्वांटम नंबर्स। अब जरा इनको सिंगल डिस्क्राइब करते हैं कि ये होते क्या हैं। ठीक है, तो सबसे पहले हम बात कर लेते हैं किसकी? प्रिंसिपल क्वांटम नंबर की, जो कि आपका क्या है? फर्स्ट है। ठीक है, फर्स्ट क्या है? प्रिंसिपल क्वांटम नंबर है। मैं इसको शॉर्ट में PQ लिख दे रही हूँ, आप इसको पूरा लिखेंगे। ठीक है, तो जो पहला है इसको हम किससे डिनोट करते हैं? N से डिनोट करते हैं, जिसका फुल फॉर्म क्या है? प्रिंसिपल क्वांटम नंबर। ये मेनली इंफॉर्मेशन देता है किसके बारे में? इंफॉर्मेशन देता है, अगर देखा जाए तो ये ना हमें इंफॉर्मेशन देता है किसकी? सेल की। किसकी? सेल की, कि जो हमारा इलेक्ट्रॉन है ना वो कौन सी सेल में होगा। पर एक्चुअल में ये हमें इन्फॉर्म करता है, एक्चुअल में हमें ये क्या इन्फॉर्म करता है कि जो इलेक्ट्रॉन का साइज कैसा होगा, साइज ऑफ ऑर्बिटल। ठीक है, कि जो साइज ऑफ ऑर्बिटल के बारे में बताता है। पर हम ऐसा कह के चलते हैं कि वो किसके बारे में इन्फॉर्म करता है? सेल के बारे में। बट एक्चुअल में वो क्या बताता है? ऑर्बिट की साइज के बारे में। अब किस तरीके से बताता है? आपकी जो n की वैल्यू है वो इंटीजर्स होते हैं, पॉजिटिव इंटीजर। ठीक है, n इक्वल टू आपका 1 हो सकता है, n इक्वल टू आपका कितना? 2 हो सकता है, n इक्वल टू जो है 3 हो सकता है। और अगर आप नीचे नीचे जाएं तो n इक्वल टू आपका जो है इन्फिनिटी तक हो सकता है। पर सारे क्या होने चाहिए? पॉजिटिव इंटीजर। ठीक है, इंटीजर्स होने चाहिए। पर आप n को ना 0 नहीं ले सकते हैं, ये कंडीशन है। ठीक है, अब देखो ये क्या है? नंबर ऑफ ऑर्बिटल है। अब अगर मैं बात करूं कि आपका क्या बीच में प्रोटॉन है, अगर इसमें ऑर्बिटल ऐसा करके बढ़ते चले जाएं तो क्या होगा? साइज इंक्रीज हो जाएगा ना। तो एक तरीके से एक्चुअल सेल क्या है? अच्छा, एक चीज़ मैं आपको बता दूं, सबसे पहले आपका आता है क्या? सेल। सेल के अंदर होते हैं आपके सब सेल। ये आप धीरे धीरे पढ़ेंगे कि कहाँ पर क्या होते हैं। ठीक है, सब सेल। सब सेल के अंदर होते हैं आपके ऑर्बिटल्स। ठीक है, ऑर्बिटल्स। और ऑर्बिटल्स के अंदर क्या होते हैं? आपके इलेक्ट्रॉन होते हैं। इतनी चीज़ें क्लियर हैं? ये कैसे कैसे होते हैं? प्रिंसिपल क्वांटम नंबर में आपको मेनली याद रखना है कि ये इन्फॉर्मेशन देते हैं सेल के बारे में, बट एक्चुअल में ये हमें बताते हैं साइज ऑफ ऑर्बिटल के बारे में। n की वैल्यू आप 1 2 3 4 सो ऑन इन्फिनिटी ले सकते हैं, ऑल ओवर सारे पॉजिटिव इंटीजर। पर आप n को जो है 0 नहीं ले सकते हैं। ठीक है, अगर आपसे पूछा जाए कि देखो जैसे जैसे ये बाहर जाते हैं ना, इनकी एनर्जी क्या हो जाती है? इंक्रीज हो जाती है। अगर आपसे पूछा जाए कि जो इनकी एनर्जी है वो कितनी हो जाती है NH सेल में, कितनी? NH सेल में जो इसकी एनर्जी है वो कितनी होगी? तो NH सेल की अगर हम बात करें तो जिसकी एनर्जी होगी ना NH सेल में, वो होगी -13.6 इंटू Z² अपॉन में N²। ठीक है, EB। ये होगी क्या? NH सेल में इसकी एनर्जी। ठीक है, और जो यहाँ पर Z है वो क्या है? Z है एटॉमिक नंबर, और जो आपका N है वो क्या है? सेल नंबर, जो कि आपको किसने बताया? प्रिंसिपल क्वांटम नंबर में। ठीक है, तो ये NH सेल में इसकी क्या हो गई? एनर्जी हो गई। ठीक है, उसके बाद अब नेक्स्ट की बात कर लेते हैं। नेक्स्ट कौन है? अजीमुथल क्वांटम नंबर कह दो या फिर क्या कह दो? एंगुलर क्वांटम नंबर कह दो। ये डिपेंड करता है आप पर। ठीक है, कि आप इसको क्या कहना चाहते हैं या आप किस तरीके से इसको डिनोट करना चाहते हैं। वैसे तो ये एल से डिनोट होता है और डिनोटिंग तो एल से ही होगी, पर आप नाम देख लो कि आपको क्या कहना है। ठीक है, अजीमुथल क्वांटम नंबर या फिर क्या कह दो? एंगुलर क्वांटम नंबर। क्लियर?
तो ये हो गया आपका क्या, एल से इसको डिनोट करते हैं। अब ये आपको किस बारे में बताता है, पिछला वाला आपको सेल के बारे में प्लस साइज के बारे में बताता था, पर ये वाला आपको किसके बारे में बताता है, शेप के बारे में, कि शेप कैसा होगा। ठीक है, शेप ऑफ ऑर्बिटल। पिछला वाला साइज को बता रहा था, ये किसको बताता है, शेप ऑफ ऑर्बिटल की, कि उसकी शेप कैसी होगी। ठीक है, अब शेप की बात कर लेते हैं। जरा ना इस चीज़ को आप ध्यान से सुनिए, क्योंकि ये आपके बहुत ज़्यादा काम आने वाला है। ठीक है, तो जो इसकी शेप है वो कैसी होगी, अगर हम बात करें एल की वैल्यू अगर क्या है 0 1, थोड़ा सा स्पेस के साथ लिखते हैं ताकि आपको समझने में प्रॉब्लम ना हो, 0 1 2 और 3। ठीक है, ये हम वैसे तो आगे तक भी ले सकते हैं, पर हमें सिर्फ इतनी ही ज़रूरत है, तो हम सिर्फ इतना ही लेकर चल रहे हैं। ठीक है, जो 0 है वो किसको करता है, एस को। यहाँ पर हमारे जो है एस पी डी और एफ होते हैं। क्या होते हैं, एस पी डी एफ जो है सब सेल्स होती हैं हमारी, एस पी डी और एफ। वैसे नीचे आप अगर 4 लेंगे तो वो जी हो जाएगा, पर जी की हमें ज़रूरत नहीं है, बिकॉज हम इतना ही ऑल ओवर पढ़ते हैं। प्रोडक्ट टेबल में सिर्फ इतने ही हमारे क्या दिए हुए हैं, एलिमेंट, जिसको मतलब हम एक तरीके से सेल वाइज डिस्क्राइब कर देते हैं कि इतने होते हैं, एस पी डी एफ। ठीक है, एस ब्लॉक एलिमेंट, पी ब्लॉक एलिमेंट, डी ब्लॉक एलिमेंट। जब आप प्रोडक्ट टेबल चैप्टर करोगे तो उसमें मैं आपको ये सारी चीज़ें डिस्क्राइब कर दूँगी। अब बात करते हैं किसके शेप की, कि इनकी शेप कैसी होती है। ठीक है, अगर बात करें इनकी शेप की, तो जो आपका एस होता है ना, एस की शेप कैसी होती है, एस की होती है स्फेरिकल। कैसी होती है, स्फेरिकल होती है। स्फेरिकल का मतलब होता है क्या, एक गोल। ठीक है, एक गोला जो होगा ना, मतलब 3D फॉर्म में एक तरीके से, उसे हम क्या कह देंगे, स्फेरिकल। ठीक है, वहीं अगर मैं बात करूं किसकी, पी की जो शेप होती है कैसी होती है, वो होती है डम्बल। कैसी होती है, डम्बल शेप होती है, डम्बल। और डम्बल कैसा आपने उठाते हुए देखा होगा, जो एक्सरसाइज करते हैं मॉर्निंग में, तो वो जो शेप होती है ना, वो कैसी होती है, जैसे इस तरीके की शेप। ठीक है, ये क्या है, डम्बल शेप हो गई। देन अगर हम डी की बात करें, तो डी में होता है क्या, डबल डम्बल। क्या होता है, डबल और डम्बल, ये सेम है, तो मैंने इसलिए ना इसको ऐसा करके छोड़ दिया, आप इसको सेम लिखेंगे। डबल डम्बल का मतलब है यहाँ पर 2 डम्बल आ जाएंगे। अब कैसे आएंगे, 2, एक ऐसे और एक ऐसे। ठीक है, और वहीं अगर मैं बात करूँ एफ की, तो एफ में ना वैसे बहुत सारे ऐसे डम्बल होते हैं, पर कहने को है 8 फोल्ड होते हैं। क्या, 8 फोल्ड डम्बल्स। ठीक है, और ये ना बहुत ही ज़्यादा कॉम्प्लिकेटेड शेप होती है। कैसी होती है, कॉम्प्लिकेटेड होती है, आप इसको समझ नहीं सकते इजीली। ठीक है, कॉम्प्लिकेटेड जो है शेप होती है, और एक तरीके से कह दो तो कितने होते हैं, 8 फोल्ड होते हैं। 8 फोल्ड का मतलब ये है, जैसे ये 2 है ना, वैसे ही मतलब बहुत सारे हो जाएंगे यहाँ पर। ठीक है, तो ये बात हुई किसकी, अज़ीमुथल क्वांटम नंबर या फिर एंगुलर क्वांटम नंबर की, जो आपको बताता है किसमें, शेप ऑफ ऑर्बिटल के बारे में या फिर सब सेल्स के बारे में। ठीक है, तो फर्स्ट वाला बता रहा था साइज को, ये बताता है किसको, शेप को। देन अब बात कर लेते हैं किसकी, थर्ड क्वांटम नंबर की। बट इससे पहले मैं आपको एक चीज़ और बता दूं कि ये किस तरीके से इसमें सब सेल आई। ये तो मैंने आपको शेप बता दी, अब मैं बताती हूँ कि सब सेल जो है इसमें किस तरीके से होती हैं। अगर नंबर ऑफ सेल की बात करें, जैसे फर्स्ट में हमने पढ़ा था कि एन जो है किसको डिनोट करता है, नंबर ऑफ सेल को, तो ये एन ले लो, और ये क्या है, एल है। एन यहाँ पर क्या है, प्रिंसिपल नंबर, प्रिंसिपल क्वांटम नंबर, एल क्या है, अज़ीमुथल क्वांटम नंबर। ठीक है, तो जो आपका एन है, अगर एन की वैल्यू 1 हो, क्योंकि मैंने आपको बताया था ये 0 नहीं हो सकता, 1 2 3 और ये 4, पर जो आपका एल है ना, वो 0 से ही स्टार्ट होता है। अगर देखो इसकी जो वैल्यू होती है ना, वो क्या होती है, 0 से बड़ी होगी और इक्वल होगी एल की वैल्यू, और एन से एक कम होगी, एन से जो है एक कम होगी। ठीक है, अब देखो 0 से बड़ी, तो इसकी वैल्यू अगर 1 है तो 1 ही 0 रहेगी, और 1 से एक माइनस होनी चाहिए, एन की वैल्यू से एक माइनस होनी चाहिए, मतलब 0 और 1 तो आप यहाँ ले ही नहीं सकते, क्योंकि 1 तो ये ऑलरेडी है। और यहाँ पर क्या होगा, 0 से स्टार्ट होगा और एन से कम, मतलब 0 और 1। यहाँ कितना होगा, 0
1 और 2। यहाँ बात करें तो होगा 0 1 2 और 3। ठीक है, तो ये हो गया। अब हम बात करें इसमें कितने सबसेल होंगे। पहला वाला क्या होता है, एस होता है, दैट मीन्स 1 एस ओनली। और ये क्या होगा 1 और 2, 1 और 2 आ गए तो इसे क्या कहेंगे हम 2s 2p। दैट मीन्स एक ये 0 है और वो क्या है 2s और 2p। ठीक है, और फिर ये इसमें क्या आ जाएंगे p तक d तक आ जाएंगे 3s 3p 3d। और अगर हम इसकी बात करें तो क्या आ जाएगा 4s 4p 4d 4f। ठीक है, इसमें एक बार और देख लो, n यहाँ पर क्या है प्रिंसिपल क्वांटम नंबर जो जीरो नहीं हो सकता 1 2 3 4। l क्या है अजीमुथल क्वांटम नंबर जिसकी वैल्यू जीरो से शुरू हो सकती है। यहाँ पर जो l है ना वो इस तरीके से होगा, जीरो से बड़ा होगा पर n-1 तक चलेगा वो। ठीक है, लूप जो है उसका। तो ये 0 से स्टार्ट होगा पर 1 नहीं हो सकता क्योंकि n से एक कम लेना है हमें। अगर ये 2 है तो यहाँ हो जाएगा 0 और 1। अगर 3 है तो 0 1 2। अगर यहाँ 4 है तो 0 1 2 3। ठीक है, इस तरीके से होगा। और ये जो है क्या है, अगर 0 था तो 1 और 2 ये s वाली वैल्यू है और ये p वाली। अगर 3 आ गई तो spd, 4 हो गए spdf। ठीक है, अगर मैं बात करूं क्या ऑर्बिटल ऑफ क्वांटम ऑर्बिटल एंगुलर मोमेंटम क्या होगा। ठीक है, ऑर्बिटल एंगुलर मोमेंटम देख लो एक बार क्योंकि हमारा ये इसका नेम ही यही है। तो क्या है ऑर्बिटल एंगुलर मोमेंटम। मोमेंटम क्या है, मोमेंटम ऑफ इलेक्ट्रॉन। ठीक है, एंगुलर मोमेंटम ऑफ इलेक्ट्रॉन कितना होगा इसका फॉर्मूला देख लो बस, h/2 पाई रूट में l +1। ठीक है, अब देखो s की वैल्यू होती है 0, ये आगे भी काम आएगा तो याद रखना। s की वैल्यू होती है 0, p की वैल्यू होती है 1, d की वैल्यू होती है 2 और f की वैल्यू क्या होती है 3। और इसी वजह से हमने यहाँ पर ये चीज़ें देखी थी। क्या देखी थी, ये देख रहे हैं आप कि 0 की जगह पर हमने s लिखा है, फिर 0 की जगह पर s लिखा है, उसकी जगह पर p लिखा है, फिर 0 की जगह पर s, उसकी जगह p d। तो इस तरीके से ये हमारी वैल्यूज थी। s की वैल्यू 0, p की वैल्यू क्या है, s की वैल्यू है 0, p की वैल्यू है 1, d की वैल्यू है 2, f की वैल्यू कितनी है 3 है। तो आप इन वैल्यूज़ के अंदर पुट कर देंगे तो आपका इसका रिजल्ट निकल के आ जाएगा। ठीक है, इसके बाद देख लेते हैं क्या मैग्नेटिक क्वांटम नंबर, कि मैग्नेटिक क्वांटम नंबर जो है होता क्या है। ठीक है, तो मैग्नेटिक क्वांटम नंबर देख लेते हैं। हेडिंग डाल लो, क्या मैग्नेटिक क्वांटम नंबर। मैंने शॉर्ट में लिखा है, ठीक है, आप इसको पूरा लिखेंगे। और ये कौन से नंबर का है, ये 3rd नंबर का है। और हम इसको डिनोट किससे करते हैं, m से डिनोट करते हैं। ठीक है, जो ये m है ना ये किसके बारे में बताता है, ये नंबर ऑफ ऑर्बिटल्स के बारे में बताता है, नंबर ऑफ ऑर्बिटल्स। ठीक है, पहला वाला आपको बता रहा था सेल के बारे में, दूसरा वाला बता रहा था सबसेल के बारे में, और ये बताता है नंबर ऑफ ऑर्बिटल्स के बारे में। ठीक है, उसके बाद जो इसमें ये है क्या है कि इसमें जो L की वैल्यू है, देखो L से बड़ा होगा, L से बड़ी होगी M की वैल्यू, और +1 L होगी, L में एक प्लस करके जो है इसकी वैल्यू निकल के आएगी। ठीक है, अगर मैं यहाँ पर इसका वो बना के दिखाऊँ आपको चार्ट, तो L और ये क्या है M है, इसकी L की वैल्यू 0 है तो M की वैल्यू क्या होगी 0, क्योंकि इतना है तो इससे एक बढ़ नहीं सकता क्योंकि उतना ही रहेगा, है ना। और ये 0 पे क्या हो जाएगा, S हो जाएगा। रुको जरा, ये S वाली चीज़ें अभी बाद में देखते हैं, पहले आप यही देखो कि अब उसके बाद देखो ये तो हमारा वो हो गया। अगर हम इसकी वैल्यू कितनी हो गई 1, फिर 2 3, L की वैल्यू इतनी ही चलती है। और जब 0 होता है उसे कहते हैं हम S, और 1 होता है उसे कहते हैं P, जब 2 हो जाता है उसे कहते हैं D, और 3 पे हो जाता है F। ठीक है, अब इनकी ज़रा वैल्यूज़ लिखते हैं।
अगर इसकी वैल्यू 0 है तो 0 ही रहेगी, अगर 1 है तो क्या होगा, यहाँ पर -l है, -l से प्लस m तक, l तक सॉरी, इसकी वैल्यू रहेगी क्या, -l से कहाँ तक, +l तक। ठीक है, अगर ये s की वैल्यू देखो 0 है तो प्लस माइनस फ़र्क नहीं पड़ता, सेम ही रहेगा, पर अगर 1 है तो क्या होगा, -1 0 और 1। अब ये आया तो इसमें क्या आएगा, -2 -1 0 है ना, -1 +1 और 2। अब f की कंडीशन में 3 है यहाँ पर वैल्यू, तो -3 -2 -1 0 1 2 और 3। ठीक है, अब यहाँ से एक चीज़ निकल कर आई क्या, कि s के अंदर जो है कितने सेल हो गए, अगर आपने इसे रफ कर नोट कर लिया है तो मैं ज़रा इसे रफ कर देती हूँ। ठीक है, देखो अब यहाँ पर क्या हुआ कि जो आपका s है, s के अंदर कितनी वैल्यू आई आपकी m की, 0। अब देखो ये किसको डिनोट कर रहा था, सब सेल को डिनोट करेगा, ये आपको पता है ना। तो जो s है वो कितने को बता रहा है, 1 को, तो दैट मीन्स जो इसका सब सेल होगा ना, कितना होगा, सिर्फ 1 होगा। ठीक है, और जो p है, p में कितने हैं, 3, दैट मीन्स जो इसके सब सेल होंगे ना, कितने होंगे, 3 होंगे, ऐसे करके। ठीक है, और जो d है, डी में कितने आए, 1 2 3 4 5, कितने आए, 5 आए, तो इसमें 5 1 2 3 4 1 2 3 4 5 एक तरीके से बन गए हैं। इसे ज़रा मैं ठीक से बनाती हूँ आपको। देखो इसमें मतलब ओनली हमें 5 ही कॉलम बनाने हैं, 1 2 3 4 5। ठीक है, देन अगर हम f की बात करें तो f में कितने हैं, 1 2 3 4 5 6 7, है ना। तो इसके अंदर कितने हो जाएंगे, इसके अंदर होंगे 7, 1 2 3 4 5 6 और एक ये 7। ठीक है, अब अगर मैं बात करूं जो आपका लास्ट है ना, वो स्पिन वाला, वो स्पिन क्वांटम नंबर मेनली बताता है रोटेशन को, कि किस उसमें आपका वो रोटेट करेगा। ठीक है, और जो आपका पहला है ना, पहला वाला, अब मैं यहाँ पर आपको एक चीज़ और बता देती हूँ। वैसे तो नेक्स्ट वीडियो के अंदर मैं आपको ये बताऊँगी कि जो आपके इलेक्ट्रॉन है इसमें किस तरीके से फिल होते हैं, या फिर इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन क्या है। पहली सेल के अंदर आपके 2 इलेक्ट्रॉन फिल होते हैं, दूसरे सेल के अंदर आपके हर एक सेल में 2 इलेक्ट्रॉन फिल होते हैं, तो 3 में कितने हो जाएंगे, 6 इलेक्ट्रॉन जाएंगे। पी में, एस में 2 इलेक्ट्रॉन फिल हो सकते हैं, पी में 6 इलेक्ट्रॉन, और डी में 10 इलेक्ट्रॉन, और एफ में 14 इलेक्ट्रॉन। अगर आपको ये सारी चीज़ें कंसेप्ट क्लियर हो रहे हैं तो वीडियो को लाइक करें, अपने फ्रेंड्स में शेयर ज़रूर करना, और चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं करा है तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लें। थैंक यू।